हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन 1D। 1D का मतलब है वन डायमेंशनल मोशन। आज हम जानेंगे कि 1D मोशन क्या है और कैसे हम इसको समझेंगे। आज हम बहुत सिंपल बातें भी करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो क्यों स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, आखिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है एंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ जो डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जल्दी चलिए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक ही हम ले लेते हैं कि आखिर वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। स्केलर है ना एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर बहुत आसान भाषा में बोले तो स्केलर वो होता है जिसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, नो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। जबकि वेक्टर के लिए यस, डायरेक्शंस के क्राइटेरियाज होते हैं। अब इसको सिंपली समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है, वो ए से चलता है, ए कोई जगह है, ए से जाता है बी तक, बी से जाता है सी तक और सी से जाता है लेट से डी तक। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे वेक्टर की तो वेक्टर बोलेगा भैया इनिशियल पॉइंट क्या है ये, फाइनल पॉइंट क्या है ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारे काम का है। स्केलर क्या बोलेगा, अरे हम पागल हैं क्या, हमें से बी चले गए, बी से सी चले गए, सी से डी आ गए और तुम ए और डी को ही नाप रहे हो। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्शन को कौन कैटर करता है? डायरेक्शन, जहां पर भी डायरेक्शन मायने रखती है वो आता है वेक्टर के अंतर्गत। स्केलर को मतलब जैसे डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ही नहीं। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझ में? ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ये पूरा हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भैया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए और डी के बीच की सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी जो दूरी है वही होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बुक में पढ़ा था कि हम सिर के ऊपर कोई टोकरी रख के जा रहे हैं और हमने बाद में टोकरी जमीन से उठाई, सर पे रख के वापस 10 किलोमीटर वॉक करके लेके गए, पसीना पसीना हो गया, वापस टोकरी नीचे रखी। फिजिक्स बोलता है कि आपने कोई वर्क नहीं किया। हाँ तो सही बात है, फिजिक्स बोलेगा क्यों, क्योंकि आपने जमीन से उठाया था और जमीन पे ही रख दिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस टोकरी का जमीन से या ग्रेविटी के अलोंग देखा जाए तो जीरो हो गया। तो इसीलिए फिजिक्स कहता है कि भैया वो वर्क नहीं हुआ। लेकिन हमने पूरी एनर्जी झोंक दी भाई, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, ड्रेन हो गए, थक गए, तो हमने काम तो किया। हाँ है ना? तो यही होता है जब आप वेक्टर और स्केलर को नहीं समझते हो तो आप कंफ्यूज। जैसे मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको फर्क नहीं पड़ता, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन जहां डायरेक्शन मायने रखता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब दो शब्द बार बार हमारे लिए आ रहे हैं। कौन से दो शब्द? एक आ रहा है डिस्टेंस और दूसरा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। Whenever you people are studying these topic, distance and displacement, आपको दो चीजें समझ जानी है। क्या? कि डिस्टेंस को ना इससे फर्क पड़ता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस नेवर बॉदर अबाउट विच डिस्टेंस वी आर टेकिंग, इट इज द टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट till final point, the total length covered will be distance, whereas displacement is the shortest length between 2 points.
ठीक है। अब शॉर्टेस्ट साइड का मतलब क्या हो गया, इस पिक्चर को समझो। मान लेते हैं फिर से कि यहां से कहानी शुरू हुई, ए से बी, फिर सी और फिर डी, ठीक है। ये मैंने बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, लेट से मैंने इसको ए से बी को स्मॉल ए, फिर ये स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो डिस्टेंस विल बी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो व्हाट, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। दैट मीन्स कि देयर आर चांसेस दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ इक्वल हो अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव कर रहा है इन अ सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऑब्जेक्ट यहां से चला ए से बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, फिर डी पे पहुंचा, फिर वापस हो सकता है उसी स्पॉट पर आ जाए, तो डिस्टेंस पूरा होगा ए बी सी डी, और फिर मान लो वापस घूम के ए पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहां से चला, जैसे मैं निकला गड्डी लेके घर से, मैं निकला गड्डी लेके घर से, ऑफिस गया, काम किया, घूम के आया, वापस घर पे गाड़ी खड़ी कर दी, दैट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो बताता है कि भाई साहब गए थे ऑफिस 30 किलोमीटर, फिर लौट के आए 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस स्पीडोमीटर बताएगा, मीटर की रीडिंग बताएगी 60 किलोमीटर आप गाड़ी चला के आए। समझ में? इमेजिन करो कि अगर गाड़ी में क्या होता, डिस्प्लेसमेंट काउंटर्स होते, हालांकि हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर मान लो होते तो बड़ा बवाल हो जाता कि ट्रक वाला बोलता साहब हम आपका सामान लेके उतनी दूर से चले थे, तो चले तो थे लेकिन जहां तुम पहुंचे सामान रखा, वापस लोड किया, वापस लेके आए, तो गाड़ी बोलता, गाड़ी का ड्राइवर बोलता हमने 2 ट्रिप मार दी साहब, आप बोलते नहीं डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, हम काहे का पैसा दें, तो झगड़ा होता, फिर मारा पीटी। तो फिजिक्स को समझना जरूरी है ना। डिस्टेंस मींस टोटल लेंथ कवर्ड। तो अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी इक्वल, माइंड इट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी इक्वल, बट इसकी कंडीशन क्या है कि एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, दे हैज टू गो इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन। बट एक और चीज है इसमें, दिस इज नॉट मैंडेटरी और दिस इज नॉट कंपल्सरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ कैन बी सेम, बट मोस्टली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एज वेल। जैसे मैंने बताया मैं निकला वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्टेंस कांट बी जीरो। अब क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो रेस्ट को भी समझ जाते हैं, रेस्ट, ठीक है, व्हाट इज रेस्ट, क्योंकि बार बार मूवमेंट होगी तो आपको जब रेस्ट पता ही नहीं है तो कैसे करोगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है ए पॉइंट पर, जब ए पॉइंट पर है आपने टी टाइम बाद आए, मतलब टी टाइम मतलब 5 मिनट 10 मिनट 5 दिन 10 दिन बाद आए और वो उसी ए पॉइंट पर है अगर, तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो रेस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन ऑन इट्स ओन प्लेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और एट अ सर्टेन टाइम, दैट इज सेड टू बी रेस्ट। समझ में आया? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अगर वो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। मैंने ये पेन यहां रख दिया, अब इसको कोई हवा ना दे, हिलाए डुलाए नहीं, गिराए पड़ाए नहीं, तो ये अपने आप उठ के थोड़ा ना चला जाएगा, तो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ऑन रेस्ट। मान लेते हैं कि रोहित करके एक लड़का है और रोहित अपने घर से निकलता है, ठीक है, कुछ दूर चलता है तो उसे याद आता है कि वो अपना बैग छोड़ दिया, वापस घर आता है, तो आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, घाम रहा है। लेकिन मैं जब पहली बार रोहित को देखा, ठीक है, समझो इस बात को, जब मैं रोहित को देखा और रोहित अपने घर पे था, मैं 5 मिनट बाद आया, रोहित तभी मुझे घर पे दिखा, तो मुझे क्या लगेगा, रोहित इज एट रेस्ट। समझ में आई बात? तो रेस्ट का मतलब यह है कि जब आप जितनी बार भी देखो, ठीक है, अभी जैसे हम है ना सन को देखते हैं तो सन हमें रेस्ट पे दिखता है, कभी ऐसा देखा सन ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये नहीं,
क्योंकि हमारे जो देखना है ना, हमारे देखने से वो सर हमें रेस्ट पे दिखाई देता है, बट एक्चुअली वो मूवमेंट में है। तो विद रिस्पेक्ट, जैसे आप एक बेस्ट एग्जांपल देखो, ये मैं पेन हाथ में ले लूं या बैग ले लूं और मैं मान लो कार में बैठा हूं, समझना बात को, कार मूवमेंट में है, क्योंकि कार जो बाहर से आदमी देखेगा, जो बाहर से देखेगा उसको कार कैसे दिखेगी, अभी यहां पर है, फिर यहां पर आ गई, फिर यहां पर आ गई। मतलब मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और ये कार जा रही है, तो पहले कार यहां थी, फिर कार यहां आ गई मूवमेंट करके, फिर कार यहां आ गई और फिर आगे निकल गई, हाँ है ना। तो कार इज अ मूवमेंट या मोशन, हाँ है ना। लेकिन जो बंदा उसके अंदर बैठा है उसके लिए ये बंदा, मतलब जो यहां से देख रहा है, वो मोशन में दिखाई देगा उसे, हाँ है ना। तो मोशन एंड रेस्ट एक रिस्पेक्टिव वैल्यू है, आपको समझना पड़ेगा। मैं ट्रेन से जा रहा हूं, मुझे है ना जो ऑब्जेक्ट है, जैसे पेड़ है, पेड़ मुझे मूव करता हुआ दिख रहा है, तो क्या सच में पेड़ चलता है पापा? नहीं चलता है। तो जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में जो पोजीशनिंग है, अगर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहती है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाता है। मैं कार में बैठा हूं, मेरे हाथ में पेन है या मैं स्टीयरिंग पकड़ा हूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टीयरिंग और पेन और वट एवर ऑब्जेक्ट आई हैव इनसाइड द कार, आई एम एंड दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन व्हाट? एब्सोल्यूट रेस्ट। मैंने सिक्का उछाला तो उछल के मेरे हाथ में आएगा, लेकिन अगर मैंने वही सिक्का बाहर उछाला तो एक बार तो हाथ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने ज्यादा ऊंचाई तक उछाल दिया तो वो उतनी मूवमेंट के साथ वैरी करेगा, हो सकता है इधर उधर हो जाए। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? अरे आप ऐसे करके गाड़ी के बाहर हाथ निकालोगे ना और किसी चीज को ऐसे करोगे, अब ये बात और है कि गाड़ी स्पीड में रहेगी तो एयर का फ्रिक्शन रहेगा तो पीछे गिर जाएगा चीज, लेकिन फिर भी अगर आप क्या करोगे, सिर्फ उसको गाड़ी के अंदर, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी के अंदर इस पेन को मैं ऐसे उछालूंगा तो ऐसे कैच कर लूंगा, क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर या एयर का फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, और जितनी स्पीड से मैं भाग रहा हूं उतनी स्पीड से पेन भी तो भाग रहा है मेरे साथ गाड़ी के अंदर। तो दोनों की जो रिलेटिव, आप ऐसा समझो, बहुत सिंपल, मुंबई में बहुत इजीली बच्चे समझ जाएंगे। एक लोकल ट्रेन ऐसे जा रही है, उसके बाजू से एक और लोकल ट्रेन आ गई, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों स्पीड से जा रही है, तो अब इक्वल अगर स्पीड रहेगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाले ऑब्जेक्ट को इजीली देखेगा, अबे क्या भाई क्या चल रहा है भाई, ऐसे करके, है ना। अगर ऐसा हो कि ये वाली है ना गाड़ी स्लो हो जाए तो ये गाड़ी आगे जाएगी तो उसको लगेगा अरे पोजीशन चेंज हो रही है किसी की। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? तो अब बच्चों हम बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि दोनों में मेजरली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस। पहला देखो, डिस्टेंस को आप लोग समझो, पहला पॉइंट समझो क्या होता है। ऑब्वियसली द टोटल लेंथ कवर्ड है ना, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड, इट इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रांसफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम। तो ये एक्चुअली इसको मतलब नहीं है, इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मतलब है। इट ओनली वांट बॉट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहां थे क्या थे फर्क नहीं पड़ता, शुरू कहां से किया एंड कहां पे किया, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां निकालेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। गोल गोल भी घूम रहे हो ना, गोल 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 गोल, सर्कुलर पाथ में भी घूम रहे हो ना, तो भी उसको डिस्टेंस मिल जाएगा सर्कुलर घूमने में। सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज रिमेन जीरो। डन। इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन चूज कर रहे हो। जैसे मैं आगे जा रहा हूं, मेरी ये पोजीशन है, लेट से मैं आगे गया तो पॉजिटिव, मैं पीछे चला गया तो नेगेटिव, सिंपल है, समझ में? इट कैन बी मोर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया आपको ये कि ये डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑब्वियसली द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलो, इट कैन नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकती अनटिल अनलेस वो रेस्ट पर हो। थोड़ी सी भी अगर मूवमेंट है या अनरेस्ट की कंडीशन है
तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। समझ में? ये फैक्ट बात है, ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिए। अब इसके बाद हमारा अगला शिकार होने वाला है कौन? ये जिसका हमें था इंतजार, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस पे बच्चों को हमेशा डाउट होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी में हमेशा। मैं हमेशा देख लिया हूं, कई जगह पे स्पीड बोल जाते हैं, कई जगह पे वेलोसिटी बोल जाते हैं। और आम जिंदगी में दोनों का मतलब ठीक वैसे ही है जैसे हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा। जैसे हमने जब डिस्टेंस कहा तो वो स्पीड के रिस्पेक्ट में आ गया। स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं यहीं पर वेलोसिटी बोल दूं तो वेलोसिटी इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया, आप बोलोगे कि सर ये स्केलर होगा और ये वेक्टर होगा। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट होता है और ये डिस्टेंस से कैलकुलेट होता है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन हमने ये जाना था कि स्पीड को क्योंकि डिस्टेंस से पता चल रहा है तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने जाना था। सो स्पीड एंड वेलोसिटी ऑल्सो कैन बी इक्वल, अब फिर से एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट है भाई जिंदगी में। क्या ट्विस्ट है? देखो, जो स्पीड होती है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको डिस्टेंस वाले पार्ट में बताया नहीं, यूनिट का मतलब होता है जिसकी चीज़ों को हम, या हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट। हर एक कैलकुलेशन का एक सर्टेन यूनिट होता है। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो चलना मेरा मीटर्स में, किलोमीटर या सेंटीमीटर्स में होगा। मैं लीटर्स में नहीं बोल सकता, मैं 2 किलो लीटर चल के आऊँ, गलत बोल रहा हूँ, है ना? समझ में आ रही बच्चा पार्टी बात? तो बच्चा पार्टी अब हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है या जो यूनिट है वो कैसे हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ना वॉक कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप मेरी वॉक को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें मेजर करोगे, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 किलो लीटर वॉक करके आया तो आप बोलोगे सर क्या सर, आप लेंथ का यूनिट लीटर कैसे हो सकता है? या मेरे को दूध लेना है तो मैं बोलूँ मैं 2 किलोमीटर दूध लेके आया, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर हो सकता है, मीटर्स नहीं। तो ऐसे ही हर एक तरह की क्वांटिटीज के लिए हमने एक सर्टेन यूनिट डिफाइन की है। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर्स में हम नापते हैं, हमें ये बात पता है। ऐसे ही जब हम स्पीड की रखेंगे यूनिट, तो स्पीड की यूनिट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? दैट इज मीटर। और टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी को जब हम चेक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि वेलोसिटी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो इन शॉर्ट ये कि यूनिट दोनों की सेम रहती है, चाहे स्पीड की यूनिट हो चाहे वेलोसिटी की यूनिट हो। अब आपको याद रखना है, सिमिलरली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम यूनिट लगता है, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, जो भी लगेगा उसी रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही बच्चों? अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि स्पीड जो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटीज है, ये हमको कैसे यूजफुल होती है। तो पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि when an object travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be in uniform speed। जब कोई, याद है ना मैंने क्या बोला? डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, क्योंकि वेलोसिटी के समय आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, बट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट शब्द यूज करना है। मैं यहां से एक जगह पर हूं, इसको एग्जांपल समझो। मैं यहां ए पर हूं, मैं यहां ए से बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर्स लेट से, और इनके बीच की भी दूरी है 10 किलोमीटर्स।
तो अगर ए से बी जाने में मान लो मुझे 1 आवर लगा और बी से सी जाने में भी अगर मुझे 1 आवर लगा, देन आई एम इन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। समझ में आया? अच्छा, ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? व्हेन मैंने ए से बी पर गया 1 घंटे में और बी से सी पर जाने में मुझे या तो ज्यादा टाइम लग जाए, लेट से 1.5 घंटा लग गया या आधा घंटा लग गया, मतलब 1 घंटा छोड़ के कुछ भी लग जाए, 1 घंटा छोड़ के कुछ भी लग जाए, मतलब आइदर लेस और मोर डजंट मैटर, बट आई एम टेकिंग डिफरेंट टाइम और आई एम ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंस। अगर कोई बोले नहीं 1 घंटे में ही बताओ, हो सकता है 1 घंटे में मैं 8 किलोमीटर ही जा पाया या 12 किलोमीटर चला गया, कुछ भी, ज्यादा भी जा सकता हूं, कम भी जा सकता हूं, बट सेम नहीं जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में? क्लियर है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? एक सर्टेन इंस्टेंट पे, ठीक है, जिसमें क्विक एक्सेलरेशन लग गया, ठीक है। अभी मान लो मैं जा रहा था 5 किलोमीटर पर या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, मान लो मैं कार चला रहा था, सुहाना सफर और ये मौसम, अचानक मुझे दिखता है कि पवन तेजी से गाड़ी भगा के आगे जा रहा है, तो मैंने क्या किया? एक्सेलरेट कर दिया 60 से। तो जब मैंने भगाया तो क्या हो रहा है? उस सर्टेन इंस्टेंट पे मेरी स्पीड बढ़ गई। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर होती है। जैसे मान लो मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे का, तो हो सकता है पहले 5 सेकंड या पहले 5 मिनट में मेरी स्पीड कुछ और थी, अगले 5 मिनट में कुछ और थी, फिर अगले 5 मिनट में कुछ और थी। समझ में? तो हर 5 मिनट में मैं अपनी जो स्पीड चेक करूंगा, जो हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, मोटरसाइकिल हो कार हो, उन दोनों में क्या रहता है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। क्या दिखाता है? इंस्टेंटेनियस, कि जैसे तुमने देखा स्पीड बढ़ाई तो तुरंत कांटा बढ़ जाता है, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह दिखाता है। समझ में? अच्छा, अब आता है एवरेज। एवरेज स्पीड का सबसे सिंपल फॉर्मूला है स्पीड एवरेज, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को डिवाइड कर दो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किस एग्जाम्पल से? मान लेते हैं कि तनिष्का करके एक लड़की है। क्या लड़की है? तनिष्का करके, ठीक है। अब तनिष्का यहां से चलती है ए से गई, बी पे गई, सी पे गई, लेट से डी पे गई। डन। इस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं, मान लेते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक जाने में उसको 5 मिनट लगा, यहां से यहां जाने में 15 मिनट लगा, यहां से यहां जाने में उसको लेट से 30 मिनट लगा, 30 मिनट, 30 मिनट्स, ठीक है। यहां पे जब वो गाड़ी भगा रही थी तो उसने ट्रेवल किया, मान लो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है लेट से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 30 किलोमीटर। ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं मैं, ऐसा कोई सर्टेन रूल नहीं है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना होगा भाई? 5 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इज इक्वल टू 50 मिनट्स, इज इक्वल टू हाउ मच? 50 मिनट्स। क्लियर? तो स्पीड एवरेज क्या बोलेगा? टोटल टाइम डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो
तो दैट इज 60/50, दैट इज इक्वल टू 6/5, दैट इज इक्वल टू 1.1, सॉरी 1.2 किलोमीटर पर मिनट। ये आ गया क्या, एवरेज। ये आ गया कितना, 1.2 किलोमीटर पर मिनट। ये एक एवरेज क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्लियर। अब यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मान लेते हैं मैंने इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं कि बी पॉइंट पर जब पहुंचे, तनिष्क गाड़ी लेके जब बी पॉइंट पर पहुंची तब क्या स्पीड थी, तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, कितना किलोमीटर, 10, टाइम कितना 5, मतलब 2 किलोमीटर पर मिनट पे ये जा रही थी। कौन, तनिष्का। मैं निकला गड्डी लेकर, उड़े जा रहे एकदम, समझ में। मैंने कहा नहीं, अभी बताओ बी से सी के बीच में क्या स्पीड थी, बी से सी के बीच में, तो स्पीड बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, 20/15। तुम बोलो कितना, 4/3, मतलब नियरली 1.33 किलोमीटर पर आवर। तेज भगा रही थी, फिर इसको समझ में आया कि पुलिस वाला पकड़े, कंटाप देगा तो स्लो कर दी गाड़ी। फिर जब यहां पहुंची 30/30, तो क्या स्पीड होगी, 1 किलोमीटर पर मिनट। समझ में। तो दैट इज इंस्टेंटेनियस व्हाट, स्पीड। सेम होता है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। बट आप स्पीड की जगह जब वेलोसिटी लिखोगे तो डिस्टेंस की जगह क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज डन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन देयर इज unequal displacement in equal interval of time. Then instantaneous velocity when there is what, instant displacement in a given interval of time, या in a certain time interval. आपकी मर्जी, आप कितने टाइम पे चेक करना है। अभी जैसे मैंने देखो इस वाले केस में 5 मिनट पे चेक किया, इसमें 15 मिनट पे चेक किया, ठीक है। एंड देन देयर इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ में आया, क्लियर है बच्चों पार्टी। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझ लिया है, तो लेट्स गाइस टॉक अबाउट देयर डिफरेंसेस, आमना सामना। जैसे अपन ने इसके लिए क्या, इसके लिए सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए भी देख लो, स्पीड पर सेकंड में कितना डिस्टेंस है। देखो यहां डिस्टेंस है और ये क्या बता रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन डाल दिया और डिस्टेंस डाल दिया। जो लोग होशियार होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट ना बाबा। क्लियर। इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। Velocity can be positive, negative. Why? Because it depends on displacement and displacement can be negative. So, velocity can be negative. देखो आंसर जब करो ना तो सामने वालों को ऐसा चौड़े होकर आंसर देने का। Next, after one round in a circular path, the average speed is not zero. Circular path है, speed zero नहीं होगी भैया, but speed velocity can be what? Zero. Clear है बच्चों पार्टी? सो बच्चा पार्टी, अभी हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं जो ऑब्वियसली एज अ क्वेरी है बच्चों के बीच में, कि जब सर्कुलर पाथ होता है, ये वाला फोटो आप देखो, ये फोटो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और समझाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी लिखा हुआ है। कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कारण समझो। मैं इसको चक्कर, मैं ना एक पत्थर बांधा हूं रस्सी में और गोल गोल घुमा रहा हूं, ठीक है, समझो। ये वेरिएबल वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे। मान लेते हैं ए पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट है, लड़के ने पत्थर घुमाया, वो पत्थर बी पॉइंट पर पहुंच गया, लेट से 1 सेकंड के अंदर या आधा सेकंड, जो भी टाइम लगाओ। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का पाथ है, ये सीधा ये हो गया पाथ। अब यही अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो अलग होगा, यहां पे चेक करूंगा अलग होगा, यहां पे चेक करूंगा अलग होगा, यहां पे अलग होगा। तो हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0, तो वेलोसिटी विल बिकम 0।
मैं बन गया रजनीकांत, ऐसे कर घुमा रहा हूं, ये गोल गोल घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसीलिए क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी हर बार मिल रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें डिस्टेंस का कोई वांधा नहीं। डिस्टेंस बोलेगा भैया सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट किया, पूरा पाथ कंप्लीट करने में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दूसरा पाथ कंप्लीट किया तो 4 मीटर, तीसरा 6 मीटर, तो 2 के मल्टीपल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चलेगा। दैट मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड बनी रहेगी सर्कुलर पाथ पे। समझ में आई बच्चा पार्टी बात? और एक चीज और मैं बताता हूं, ये वेरिएबल वैलेंसी बोल रहा हूं, ये वेरिएबल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है। आप है ना, देखो जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, मैं एक रियल एग्जांपल बताओ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ। आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसा एक टर्न आया, सी शेप्ड ऐसा टर्न आया, तो जब टर्न आता है तो आप उसी वेलोसिटी से गाड़ी नहीं भगा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोर्ड आएगा तो आपको बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब चक्कर क्या है कि जब तुम स्पीड में हो तो फ्यूगल फोर्स विल बी हाई, तो आप फिका जाओगे। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पे भी टर्न होते हैं, रोड जहां पे भी टर्न होती है, चाहे कहीं भी रोड हो, सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर हो, हाईवे पे हो, तो टर्न्स को हमेशा बहुत चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जब टर्न होगा गाड़ी तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसको कवर कर, इनफैक्ट जैसे ये रोड है ना, तो उसका पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा भी रखते हैं, सो दैट गाड़ी है ना, ऐसा आपको ऐसा लगे गाड़ी है ना ऐसे जैसे उसमें मौत के कुएं में चला रहे हैं ना, वैसा वाला सीन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे गाड़ी को मैक्सिमम फ्रिक्शन देना रहता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और अगर मान लो फिर भी कोई आदमी ऐसा है जो एकदम मूड में चला रहा है, तो फिर वो निकल भी जाता है, क्योंकि मूड है ना उसको भगवान के पास जाने का, तो सीधे निकलता है फिर वो। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जहां पर ये बहुत अच्छी चीज पूछी तुम लोगों ने, हालांकि हम रियल लाइफ में स्पीड को ही चेक करते हैं, वेलोसिटी को चेक नहीं करते, बट जब सर्कुलर पाथ आता है तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद रखना, उस पाथ को चौड़ा करते हैं। अक्सर तुमने टर्न्स देखे हो, टर्न्स पर चीजें, रोड बहुत चौड़ी रहती है, लेकिन कुछ नालायक लोग वहीं पर वेंडर्स बन जाते हैं। वहीं पर मुझे मुंबई में हो तो वहीं वेंडर हो रहे, पानी पूरी बेच रहे, ये बेच रहे, वो बेच रहे, तो ट्रैफिक क्या हो जाता है, स्लो। क्योंकि अगर वो पूरा खुला रहेगा चौराहा तो क्या होगा, गाड़ी स्पीड में, हल्का स्पीड में भी रहेगी तो भी टर्न ले लेगी, तो ट्रैफिक क्या होगा, फास्ट मूविंग रहेगा, स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं रहेगा। अब तूने पानीपुरी भेलपुरी खोल दिया तो उस जो गाड़ी चला रहा है उसको ड्रैग मिलेगा, तो ड्रैग मिलेगा तो उसको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी तो ट्रैफिक पूरा स्लो हो जाता है। और पानीपुरी वाले को क्या लगता है, इतनी चौड़ी रोड है, हमारे पापा ने बनवाई है, हम लगा देगा गाड़ी, अपना ठेला लगाए खड़ा रहेगा। तो ये सब इसी पे बेस्ड है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बच्चों पार्टी? अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सेलरेशन। नाम तो सुना ही होगा, है ना? एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये दो बड़े ही प्यारे टॉपिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि सन्मुख नाम का एक लड़का है। क्या नाम लड़का है? सन्मुख। सन्मुख ने अपनी कार निकाली, CAR। अब ये मत पूछना कौन सी कार, CAR कार। अब सन्मुख निकला, मान लेते हैं ये कोई A पॉइंट है, ठीक है। मैं ABCD पॉइंट क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि बच्चे ये ना बोले कि सर आप भांडुप से निकले कि बोरीवली से निकले। नहीं, हम A पॉइंट से निकले। अब वो कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो कोई बच्चा मान लो वेस्ट बंगाल में देख रहा है या सिलीगुड़ी में देख रहा है, असम में देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से एज्यूम कर ले। तो एक बंदा है जो कार लेके निकलता है, एकदम भगाया जा रहा है, एकदम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो स्लो है। नहीं, ठीक है, सिटी में भगा रहा है वो, सिटी के हिसाब से बहुत है, ठीक है। अचानक एक कुत्ता आ गया तो क्या चढ़ा देगा उसके ऊपर? ये नहीं, क्या करेगा, गाड़ी स्लो करेगा। इस पॉइंट पे कुत्ता आ गया तो इसने गाड़ी को, ये B पॉइंट था, अब ये यहां से C पॉइंट पे गया और इस पे मान लो गाड़ी का स्पीड, ट्रैफिक मिल गया तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर ये गया आगे गया, एकदम रोड खाली था, 4 लेन रोड था भाई, 80 किलोमीटर पर आवर पे आ गया सीधे। इससे ऊपर जाना मत, मुंबई है। वो ट्रैफिक सिग्नल वाले कैमरा से फोटो खींच के घर पे एक लेटर भेजते, पैसा भरो।
है ना। तो इसीलिए मैं 80 के आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो बच्चों सब जब 30 गए तो 130 क्यों नहीं लिख दिया। नहीं, हम रूल का फॉलो करेंगे, वर्चुअली भी करेंगे। अब भाई साहब ये जहां पे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वहां पर डेस्टिनेशन पर सन्मुख रीच्ड, डन। इज इट क्लियर टू ऑल? अब यहां पर क्या सीन हुआ? सीन ये हुआ, पहले 50 था, फिर 30 हुआ, फिर 80 हुआ, है ना। तो पहले 50 था तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो गई। तो इस यहां पर रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन। फिर 30 से सीधे 80, एक्सेलरेशन। कई लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव, सॉरी रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन पॉजिटिव वे में लेते हैं। अब गाड़ी चला रहे, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, मोटरसाइकिल में वहीं वाला एक्सेलरेटर वहीं, और कार में वहीं वाला एक्सेलरेटर। मैं ये वहीं वाला जो कर रहा हूं मतलब पैर को दिखाने के लिए कर रहा हूं, अब इतना ऊपर तो नहीं उठा सकता ना, क्लियर है। तो जब हम किसी को एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस वो सामने वाला ट्रेवल कर रहा था, याद रखना एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वो स्पीड के लिए भी वैलिड है। एक्सेलरेशन शब्द दोनों के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप बोलो एक्सेलरेशन स्केलर कैसे होगा, नहीं, ठीक है। अब यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा, चलो समझते हैं। ट्विस्ट ये है बच्चों कि द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी। मैं आसान भाषा में बोलूं, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी। अब इसको रेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, मैथमेटिक्स में भी बताया था कि व्हेन वी चूज एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे बैंक हमें बोलता है 7% इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जैसे मान लेते हैं कि रोहित ने 100 रुपए बैंक में रखा एट अ रेट इंटरेस्ट ऑफ 7, तो इसका मतलब 1 साल बाद रोहित को 100 रुपए प्लस 7 रुपीज का इंटरेस्ट 107 रुपए बैंक देगा। समझ में आई बात? क्लियर है? हालांकि इस पे भी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं। कैसे? इंडिया में जो इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर गवर्नमेंट की नजर रहती है, और गवर्नमेंट बोलेगा 7 रुपए, इस पे हम लेगा TDS एंड इनकम टैक्स। तो रोहित कहेगा ये क्या नाटक है, मेरा पैसा मैं बैंक में डाला, मुझे इंटरेस्ट मिला। इसीलिए जो GST या इनकम टैक्स के रूल है हमारे देश में, जो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर अ सर्टेन बैंक इंटरेस्ट ऑल्सो यू हैव टू पे इनकम टैक्स। ये बहुत सारी कहानियाँ, इसी लोग क्या LIC करा लेते हैं, क्योंकि LIC में ये रूल नहीं रहता। बहुत सारे रूल, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, समझना है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उनके बीच का कनेक्शन क्रिएट होता है आपके इस उम्र में, एकेडमिक लाइफ में। तो इसीलिए अच्छी तरह समझना, नहीं तो बोलोगे सर आप तो पढ़ाए थे लेकिन उतना पैसा आया नहीं, होता है, ठीक है। तो चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? मान लेते हैं कि एक लड़का है, मान लो विहान कोट्यन करके एक लड़का है। विहान कोट्यन भगाया जाता है गाड़ी V1 की स्पीड पे, ऐसे भगा रहा था, भगाया जा रहा था। फिर टी टाइम के बाद, टी टाइम मतलब चाय का नहीं, टी टाइम मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अब उसकी वेलोसिटी V2 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? V1, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? V2 हो गई टी टाइम के बाद। तो एक्सेलरेशन A बोलेगा, क्या बोलेगा? V2 माइनस बाय चेंज इन रेट। कितना चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। समझ में आया बच्चा पार्टी? क्लियर है सबको? सो बच्चा पार्टी हमको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन A कैसे आया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी बोला ना, इनिशियल, और इसको फाइनल बोला मैंने, शास्त्रों में मतलब आपकी बुक्स में इसको इनिशियल वेलोसिटी को U और फाइनल वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर इसे रिप्लेस कर दूं, A नीचे T और ये V माइनस U, और थोड़ा सा A को T को यहां भेज दूं,
थोड़ा मैथमेटिक्स। तो ये कुछ इस तरह से कहानी बनेगी, क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और शायद यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, भूलिएगा नहीं, ये है। इसको मैं आपके लिए एक बार फिर से येलो कलर के डिब्बे में भी रख देता हूं। क्लियर बच्चे पार्टी? सो एक्सेलरेशन है क्या, फिर से वापस देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आई रियली बिलीव इन द फैक्ट दैट आई शुड एक्सप्लेन इट वेरी इंटेंस सो दैट यू नो इट वेरी क्लियरली। आपके लिए ये एकदम ऐसा होना चाहिए हमें सर ने पढ़ा दिया है और हमें सब आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कहानी बड़ी सिंपल सी है, फिर से देखते हैं बच्चा पार्टी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि मान लेते हैं एक लड़का है ए, दूसरा लड़का है बी, ठीक है। दोनों ने गड्डी भगाई, मैं निकला गड्डी लेके, फिर यहाँ सिग्नल आया, दोनों गड्डी भगा रहे थे ना, सिग्नल में मान लो रेड कलर हो गया, रेड कलर हो गया, रेड कलर का मतलब रुक जाओ। तो ए समझदार आदमी था, रुक गया तो मान लो उसकी स्पीड उस समय थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लेकिन वो रुक गया क्योंकि वो ट्रैफिक फॉलो करता था, तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, मतलब वो रिटार्ड हो गई। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम है, इसलिए रिटार्डेशन। लेकिन ये बी वाला, ये भी 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, इसे सिग्नल देखा, इसने पुलिस वाले को भी देखा कि पुलिस वाला खड़ा है, हवलदार खड़ा है, लेकिन इसको पता था क्या इसकी मंजिल और आगे है, तो भाई एकदम भगा लिया हुई करके, 40 की जगह 80 किलोमीटर की स्पीड डाल दिया। ये बात और है कि आगे जाके ठुक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा दिन ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते आज नहीं तो कल ठुक जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, 40 किलोमीटर की स्पीड पे था, रुकना चाहिए था, लेकिन इसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, तो इसने और एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेशन, हर व्हीकल में एक्सेलरेशन का यही मतलब है, ओए थोड़ा एक्सेलरेट कर, कहते ना एक्सेलरेट कर, गाड़ी और भागती है, समझ में। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट यह है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन की कहानी हमको समझ में आ गई, बट एक चीज हमें समझना है कि जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसका क्या मतलब है। मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझाऊं तो बेस्ट है मैं बोल दूं, क्रूज कंट्रोल आजकल आता है गाड़ियों में। क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल क्या है कि आप मान लो 60 की स्पीड पे भगा रहे हो और आप गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट या कम नहीं करना चाहते और ओपन हाईवे है, मोस्टली हाईवे पे लोग क्रूज कंट्रोल चलाते हैं, तो आपने 60 की स्पीड पे अपनी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल चालू कर दिया, तो अब क्या हुआ, आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड पे भागेगी, चाहे सीधा रास्ता हो, चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे गड्ढे आ जाए, वो भागेगी कितनी की स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, समझ में। तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लगातार उसको वही एक्सेलरेशन मिल रहा है, समझ में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्वियसली विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक ही स्पीड पे गाड़ी भागती हुई दिखाई देगी आप, या यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म कैसा है, जो हम हाईवे पे एक्सपीरियंस करते हैं, कभी तेज कभी स्लो, मतलब गड्ढा आ गया स्लो कर दिए, रोड थोड़ा खुला गया भगा दिए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आता है। समझ में आया बच्चा पार्टी बात, क्लियर है ना। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज, स्पीड, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन के साथ जाओगे तो आप वेक्टर क्वांटिटीज को मेजर करोगे, और अगर आप डायरेक्शन के साथ नहीं जाओगे तो आप स्केलर को मेजर करोगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वो सभी कुछ स्केलर है। मतलब आप बोलोगे नहीं सर हम तो गाड़ी डायरेक्शन में चला रहे हैं, हम तो गूगल मैप तक लगा लिया था डायरेक्शन देखने के लिए। बेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि आप जब गाड़ी लेके घर से निकले तो आपने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर दी, चाहे कोई भी पाथ चूज किया हो, आपकी गाड़ी उसी के अकॉर्डिंग एवरेज, उसी के अकॉर्डिंग स्पीडोमीटर में सब कुछ दिखाएगी। तो गाड़ी हमेशा स्केलर पे वर्क करती है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप
कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको वेक्टर्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे। अब एक अच्छी चीज़ समझो, हमने है ना एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन देखा। मान लेते हैं कि एक बंदा है, फिर से ए मान लो, ए गाड़ी लेके निकला बी पॉइंट तक, ठीक है, बी से गया सी पॉइंट तक, सी से मान लो गया डी पॉइंट तक। ये इतने सारे पॉइंट उसने कर लिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी। यहां वो 20 की स्पीड पे था, यहां पर 40 चला गया, यहां पर 15 आ गया, हाँ है ना। तो इस ट्रैक में यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट हुआ, यहां से लेके यहां तक रिटार्ड हुआ। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। विल टॉक अबाउट ग्राफ में कितने तरह की चीजें हमें समझनी है वो भी समझेंगे। एंड ऑल्सो विल बी डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म भी हो जाए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।